हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से या इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, यानी कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा क्या। मान लेते हैं ये आपके पास सर्किट है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, इधर की लगा हुआ है, इधर मान लिया एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इधर कुछ भी मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया, मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया है, आप मान सकते हो यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ है क्योंकि बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें कुछ करंट ट्रेवल कर रहा है, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और की क्लोज करने पे होता क्या है, करंट ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर ये करंट की हो गई डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए क्या करता है, फ्लो करता है। अब यहां कहीं पर मान लिया एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, क्या है आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है। तो इस कंपास में क्या होगा, इस कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। क्या आएगा इस कंपास में, ये क्या आ गया, ये इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों आया, ये डिफ्लेक्शन आने का रीजन ये होता है कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। हमें इतना पता था कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, पहली बात करेंगे जब वो रेस्ट पे हो, जब वो रेस्ट पे होता है तो क्या बनाता है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर ही रहा था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा था, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो याद रखना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, इन्होंने बताया था। किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, इन्होंने सबसे पहले बताया था। एक्सीडेंटली हुआ क्या था कि इनके पास कोई भी एक सर्किट था, जिस सर्किट के पास बाय मिस्टेक या कैसे समझ लो एक मैग्नेटिक कंपास उनके हाथ से टच होके और उसके पास पहुंच गया, तो उसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। अब वो डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसका रीजन क्या, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये था। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने इस चीज को रिपीटेडली काफी बार देखा, और काफी बार देखकर उन्होंने ये देखा कि यस ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल जो कर रहा है सर्किट में वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी देखा था क्या ये डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है क्या ये रिवर्स हो सकती है, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, मान लेते हैं अब ये सर्किट कुछ इस तरीके से है कि नेगेटिव, इसमें हमने जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने इधर लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर लगा दिया। ठीक है, और इधर हमने क्या किया, इधर हमने एक की को अटैच कर दिया, और ये हमने लगा दिया यहां पर एक रेजिस्टर, और ये हमने कर दिया स्विच को ऑन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करंट ऐसे ट्रेवल करने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो
डिफ्लेक्शन रिवर्स हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो याद रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो बताने वाले थे आपके हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। और इन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, या बोल सकते हो अपना एक इफेक्ट शो करता है, जिस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं और जिस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यह भी याद रख लेना कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, ठीक है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन जब वो मोशन में है तो वो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगली बात करते हैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो ये होता है आपका, इट इज द स्पेस स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट in which magnetic effect can be felt by magnetic material। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो खाली जगह है, वो स्पेस है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के या फिर किसी भी मैग्नेट की सराउंडिंग में, जहां से कोई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल होते कौन से हैं? तो इनको भी याद रख लेना। ये आपका आयरन हो सकता है, ये आपका निकल हो सकता है, ये आपका कोबाल्ट हो सकता है, ये आपका स्टील हो सकता है। तो इनमें से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को हमने लिया और उसको हमने इस फील्ड में अगर रख दिया तो ये क्या करेगा? ये एक इफेक्ट दिखाएगा, या दिखाएगा कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स आपका जो होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस फोर्स को, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई आपके मैग्नेटिक फील्ड की। तो भाई हमने यहां पर दो चीजें देख ली, चाहे आपका इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर हो चाहे मैग्नेट हो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? बेसिकली जो मैग्नेट है आपकी, हम बेसिकली मैग्नेट में भी कौन सी लेते हैं? हम बेसिकली लेते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लेने का रीजन क्या है? क्योंकि इसको डिफाइन करना और इसके बेस पर पोलैरिटी को समझना काफी इजी होता है, तो इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं? बेसिकली बार मैग्नेट को ही कंसीडर करते हैं। तो मैग्नेट बेसिकली है क्या? ये वो मटेरियल है, या ये, हाँ मटेरियल लिख देते हैं, ये वो मटेरियल है, इट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, आयरन निकल स्टील कोबाल्ट, उनको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे, क्या हमें कैसे मालूम पड़ सकता है कि हमने जो दो मटेरियल लिए हैं वो दोनों के दोनों मैग्नेट हैं? तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो क्या हम अट्रैक्शन से पता कर सकते हैं कि जो भी दो चीजें हमने ली हुई हैं वो दोनों की दोनों मैग्नेट है? तो आंसर है नहीं कर सकते। अट्रैक्शन आपका हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल और एक मैग्नेट के बीच में, लेकिन अगर आपको देखना है कि दो जो भी आपने चीजें ली हैं वो दोनों की दोनों मैग्नेट है या नहीं है, इसके लिए एक श्योर टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रिपल्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसे? रिपल्शन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह लिख लेना कि श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट वो होता है आपका
रिपल्शन टेस्ट। रिपल्शन टेस्ट कैसे होता है, अब जरा उसको भी देख लेते हैं। तो भाई मैग्नेट की बात हो गई, अब मैग्नेट के पास में होता क्या है, मैग्नेट के पास में क्या होता है, इट हैव टू पोल्स। कितने पोल होते हैं इसके पास, दो पोल होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, कितने पोल हैं इसके पास, दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहां पर एक और बात आएगी, लाइक पोल जो होते हैं, लाइक पोल दैट इज नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, क्या करेंगे ये रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल ईच अदर। और अगर अगली बात करें अनलाइक पोल के बारे में, अनलाइक पोल दैट इज नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर सेम पोल एक साथ लाए जाएं, उनको पास पास लेके आ जाए, तो उनमें क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगा। और अगर अनलाइक पोल यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल पास लाया जाए, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो हमने ऊपर लिखा था कि श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट, क्या बताया था हमने कि वो रिपल्शन टेस्ट होता है। तो रिपल्शन टेस्ट कब होगा, जब दोनों ही मैग्नेट के आप एक जैसे पोल को पास पास लाएंगे, तो उनमें क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगा। और यही रिपल्सिव टेस्ट हमें क्या बताता है कि हमने जो भी दो मटेरियल लिए हुए हैं वो दोनों की दोनों मैग्नेट हैं या नहीं है। मतलब अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों की दोनों मैग्नेट ही होंगी, अगर रिपल्शन ना होकर के अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, ना अट्रैक्शन हो रहा ना रिपल्शन हो रहा, तो इसका मतलब आपने एक तो मैग्नेट ले ली है, लेकिन दूसरा जो मटेरियल लिया है वो मैग्नेटिक मटेरियल तो नहीं है, वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा और ना ही रिपल्सन भी शो करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मैग्नेट के बारे में और किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी उसके बारे में। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दी थी, वो मैंने लिखी नहीं है यहां पर, कि एक मैग्नेट के सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, वो इनिशियली बता चुका हूं, तो इस प्रॉपर्टी में हमने काउंट नहीं किया है। अब जहां पर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो ये जो पैटर्न हमें दिखता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से देखना है तो हमें चाहिए क्या, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी दिखती है, एक बार जैसी ही दिखती है, जैसा आपको साबुन दिखाई देता है, जैसे आपको चॉकलेट दिखाई देती है, लगभग उसी तरीके से आपको एक बार मैग्नेट भी दिखाई देती है। और इस बार मैग्नेट के पास ये जो दो एंड है, यहीं पर हमारा क्या होते हैं, यहीं पे हमारे पोल्स होते हैं। अगर एक साइड नॉर्थ पोल है तो दूसरी साइड साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गई बार मैग्नेट की, यहां से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको कैसे मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स अराउंड अ बार मैग्नेट। क्या किया आपने, बार मैग्नेट के राउंड में जो आपकी आयरन फाइलिंग्स हैं उनको आपने स्प्रिंकल कर दिया, यानी कि आयरन के बहुत छोटे छोटे से पीस जो होते हैं या पाउडर फॉर्म बोल सकते हैं, उसे आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग में उसको छिड़क दिया। तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, वो पैटर्न कैसा बनेगा, उस पैटर्न को जरा देखना एक बार। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहां पर एक कटती हुई दिखाई दे रही होंगी, कटती नहीं है, कुछ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। देखो पैटर्न की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात नहीं हो रही है, तो इसमें हम एरो नहीं बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न में क्या मालूम पड़ रहा है कि यहां नॉर्थ पोल की बात करें या यहां साउथ पोल की बात करें, जो स्ट्रेंथ होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट एट द पोल्स। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कहां होती है? वो उस मैग्नेट के पोल्स पर होती है। तो सबसे ज्यादा जो घनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है वो हमें कहां मिलती है? एक मैग्नेट के पोल्स पर मिलती हैं। वो पोल चाहे नॉर्थ हो चाहे वो आपका साउथ हो, दोनों पर ही उसी तरीके से मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के बारे में। तो ध्यान रख लेना, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम कैसे देखते हैं? आयरन फाइलिंग्स को एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग में उसको स्प्रिंकल करके। अब बात करें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बेसिकली बोलते क्या हैं? इसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैंने मान लिया एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट में इधर मान लिया नॉर्थ है और इधर मान लिया हमने कि ये साउथ पोल है। ठीक है, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं। सेम ऐसे नीचे भी मान लिया, यहां भी क्या होगा? नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। ये तो बात हो गई आपकी आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो ये आपकी चलती हैं साउथ से नॉर्थ के लिए। ये चलती हैं आपकी साउथ से नॉर्थ के लिए, और दोनों कैसी होती हैं हमारी? अंदर जो अंदर होती है मैग्नेट के, वो कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर, अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं बेसिकली आगे के पार्ट में होगी सोलेनॉइड की, तो वो कैसी होती है? तो याद रखना सेम होती है हर पॉइंट पे और पैरेलल भी होती है। तो यहां पर ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है। अब इसके बारे में पता कैसे चला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ही निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? तो भाई इसके लिए क्या किया गया? एक अरेंजमेंट किया गया। उस अरेंजमेंट में ये आपका नॉर्थ पोल था, ये आपका साउथ पोल था। अब इसकी सराउंडिंग में क्या किया? बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया गया। तो मैग्नेटिक कंपास जब प्लेस किया गया तो इसमें क्या देखा गया? इसमें जो निडल है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, यहां पर कुछ इस तरीके से, यहां कुछ इस तरीके से, यहां कुछ इस तरीके से, और यहां कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या मिल रहा है? इससे एक डायरेक्शन मिल रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी और ऐसे घूमते 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 और कहां पहुंच गई? आपकी साउथ पोल में अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे और ऐसे। तो ये आपकी डायरेक्शन मिल जाती है किसकी हेल्प से? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। किससे लिया गया? मैग्नेटिक कंपास से। ठीक है, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges from north pole and enters at साउथ पोल। ठीक है, कहां से निकली? नॉर्थ से निकली और साउथ में क्या कर गई? एंटर कर जाती है। दूसरा
inside the magnet, inside the magnet, its direction is from south to north. ठीक है, मैग्नेट के इनसाइड जो उनकी डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है. तीसरा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज एट द इंटरसेक्शन there will be टू डायरेक्शन. जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपकी दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, जो पॉसिबल है ही नहीं. देयर विल टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, जो पॉसिबल है ही नहीं. इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. तो ये बात हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. अगली बात करते हैं आपसे. तो ये बात हो जाती है अभी आपकी बार मैग्नेट के बारे में. ठीक है, तो एक चीज और है, वो क्या है, नोट कर लेना. नोट क्या करना है भाई हमें? नोट में पहला पॉइंट नोट करना है कि जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड. बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी चुंबकीय ताकत जो होती है वो फिक्स रहती है, जैसी भी उसकी है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो. ठीक है. दूसरी बात, नो सिंगल पोल और मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट. ठीक है, मतलब एक पोल की मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती, सिंगल पोल की मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती. अगर मान लेते हैं आपने एक बार मैग्नेट को लिया, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसको बीच से क्या कर दिया आपने, कट कर दिया, इसको तोड़ दिया. तो तोड़ने के बाद में आपको क्या मिलेंगी, दो मैग्नेट मिल जाएंगी. तो क्या दो मैग्नेट में एक में नॉर्थ और एक में साउथ आएगा? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा. जो भी दो पीस आपको मिले हैं उन दो पीस में सेपरेटली क्या होगा, अलग अलग पोल आ जाएंगे और दोनों के पास दो दो अपने पोल होंगे. और यहां पे ये भी याद रखना कि जिस पार्ट को हमने जहां से काटा है मैग्नेट को, अगर उसको पास पास भी लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके क्या करती हैं, रिपेल करती हैं. रिपेल क्यों करती हैं? क्योंकि वहां पर जो उनके पास पोल होता है वो पोल सिमिलर होता है, यानी एक जैसा पोल ही आ जाता है जहां से मैग्नेट को तोड़ा जाता है. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी. नोट हो गया कि कोई भी मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसके पास दो पोल आपके होंगे. कौन से हैं आपके? नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा. अब मैग्नेट आपके पास जो भी है उसका नॉर्थ किधर है और उसका साउथ किधर है, इसके बारे में कैसे मालूम पड़ता है? तो हाउ टू डिटेक्ट where is the north pole and south pole of a bar magnet. एक बार मैग्नेट का कोई जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वो किधर है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसका एक नॉर्मल सा या कॉमन सा आंसर अगर देना चाहें, क्या कर लो, फ्रीली सस्पेंड कर दो. फ्रीली सस्पेंड द बार मैग्नेट
the bar magnet, then the north pole of magnet point towards the geographical north pole and south pole of bar magnet point towards the geographical साउथ पोल। ठीक है, मतलब अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो क्या करेगी, वो बार मैग्नेट हमारी अर्थ का यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ घूम जाएगी। यानी जिधर हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है उसी साइड में आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेट जो भी आपने लिए बार मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है यानी कि अर्थ के साउथ पोल की तरफ कौन सा पोल आ जाएगा, जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट जो भी हमने ली है उसका नॉर्थ पोल किधर है और उसका साउथ पोल किधर है। ठीक है, चल भाई आगे देखो। अब बात आती है आपकी राइट हैंड थंब रूल की। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है आपसे, मान लेते हैं कि एक वायर है और उस वायर को आपने क्या किया, आपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा है कि उसका डायरेक्शन जो करंट का है, यानी करंट की डायरेक्शन हमने मान लिया कि नीचे से ऊपर की तरफ है। मतलब क्या है इसमें कि आपने इस तरीके से अपने हाथ में तार को पकड़ा है कि आपका जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या दे रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपवर्ड हो गई। अब यहां पर जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मुड़ेंगी, उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी जो फिंगर कर्ल हो रही हैं वो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, वो हमारी डायरेक्शन आ रही है, वो हमारी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हाथ को फिर ऐसा घुमा दो नीचे की तरफ, यानी करंट अगर आपने नीचे की तरफ कर दिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या कैसी हो जाएगी, ऐसे किया तो आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो यहां से जो राइट हैंड थंब रूल है वो हमें क्या बताता है कि अगर हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा है कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन दे, तो हमारी फिंगर का जो कर्वेचर है वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो उसके सराउंडिंग में बनती है। और यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो कैसी है, वो याद रखना कोसेंट्रिक सर्कल होती है। कैसी होती हैं, कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं। ठीक है, सेंटर में क्या है, सेंटर में उसका सोर्स है, किसका सोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सोर्स है। क्योंकि जो फील्ड बनी है वो बनी है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपकी राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ऐसे ही अब इस पर बेस हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ current carrying सर्कुलर लूप, एक लूप मान लिया और इस लूप में करंट ट्रेवल कर रहा है आपका आई। ठीक है, यहां पर भी क्या है आपका आई। अब यहां पर कैसे पता करेंगे किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो हमें कैसी मिलेगी, तो यहां भी हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि मुझे यहां पता करना है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी मिलेगी। तो यहां पर डायरेक्शन कैसी है अपवर्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखें करंट घूमकर आ गया तो यहां पर तो ये डाउनवर्ड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी मिल जाएगी आपको,
क्लॉकवाइज। यहां देखें करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मिल जाएंगी, ऊपर से नीचे आती हुई। ठीक है, कैसी मिल जाएंगी, ये वाली। ठीक है, कैसी, इस तरीके से, ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एरो उल्टे बन गए। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, अपने थंब रूल की हेल्प से ही इसमें भी आप करंट की डायरेक्शन के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगली बात करें तो अब जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे सोलेनॉइड के केस में। तो सोलेनॉइड के केस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉक फेस रूल क्या होता है। फेस रूल क्या होता है, तो क्लॉक फेस रूल की जब बात करोगे तो यहां पर बस दो ही चीजें याद रखनी है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे जा रहा है। यहां पर ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट आपका कुछ ऐसे, सॉरी, हाँ ऐसे ही जा रहा है। तो यहां पर याद क्या रखना है, देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो आपका जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब जाएगा तो वहां पर जो आपका पोल बनेगा वो पोल कौन सा होगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक है, कौन सा होगा, साउथ पोल बनेगा। और जब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वहां पर आपका कौन सा पोल बनेगा, वहां पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, बस ये दो चीज याद रख लेना, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा सोलेनॉइड का केस कि सोलेनॉइड के किस एंड पर आपका नॉर्थ पोल बन रहा है और किस पॉइंट पर आपका साउथ पोल बनना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपसे सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में बेसिकली होता क्या है, कॉइल होती है, उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है, किससे, एक सोर्स से। सोर्स आपका क्या हो गया, एक सेल या बैटरी हो गई, इसमें से आपका आई करंट क्या है, इस कॉइल में जा रहा है। अब यहां पर जरा देखो, ये वाला फेज देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, क्लॉकवाइज हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने अभी आपको बताया था कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो वहां पर कौन सा पोल मिलेगा आपको, साउथ पोल। और जहां से करंट एग्जिट कर रहा होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो आपको क्लॉक फेस रूल से याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बस छोटा सा पॉइंट याद रख लेना कि सोलेनॉइड में जहां से यानी कि जिस तरफ से करंट एंटर कर रहा है वो आपका साउथ पोल है और जिधर से एग्जिट कर रहा है वो आपका नॉर्थ पोल है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो कैसी बन रही होंगी भाई, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में अंदर एंटर कर जाएंगी। अंदर कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्या होगा, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में अंदर एंटर करेंगी और अंदर दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अंदर की पैरेलल की बात करें, साथ में यह भी बात करें कि जो फील्ड लाइंस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह पर कैसी होगी, सेम होगी और हाईएस्ट भी होगी। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, magnetic field strength is highest inside the coil। कॉइल के अंदर कैसी होगी, हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, कि कैसे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी। तो ये मिल गई हमें, किससे मिली, पोलैरिटी से मिली। अब क्या हम सोलेनॉइड की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट की बात करते हैं, ना तो बार मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते और ना ही उसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते। मतलब जो पोल जिधर है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोल्स की बात होती है। तो बार मैग्नेट के हम पोल्स को भी नहीं बदल सकते और ना ही उसकी स्ट्रेंथ को बदल सकते, लेकिन सोलेनॉइड उसकी हम पोलैरिटी भी बदल सकते हैं, उसकी हम स्ट्रेंथ भी बदल सकते हैं। तो भाई पोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, टू चेंज द पोल्स, टू चेंज द पोल्स सिंपली reverse the direction of
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, उसे पलटना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जैसे ही पलट जाएगी, आपकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब जिधर जो पोल था उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका जो पोल है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जिधर नॉर्थ है उधर साउथ आ जाएगा, जिधर साउथ है उधर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करें कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो सोलेनोइड की स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो पहला है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट आप ट्रेवल करा रहे हो उस सोलेनोइड के थ्रू, इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। यानी कि ज्यादा अमाउंट कर दोगे इलेक्ट्रिक करंट का तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, कम कर दोगे तो कम मिलेगी। दूसरा दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने ज्यादा कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स लोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, जितने कम टर्न्स लोगे उतनी ही वीक बनेगी। क्योंकि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हर एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ऐड होती जाती है। एक की तो बहुत कम होगी, दो की उससे ज्यादा, तीन की उससे ज्यादा, चार की उससे ज्यादा। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग क्या मिलेगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एक सोलेनोइड से। तीसरा तीसरा है आपका एयर गैप। एयर गैप, जो कॉयल है उनके बीच का अगर एयर गैप कम से कम रखोगे तो क्या होगा? स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। चौथा और फाइनल, कोर मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, यानी कि इसके कोर में आपने कौन सा मटेरियल लिया है। मतलब कहने का, मैंने मान लीजिए ये सोलेनोइड है हमारे पास, ये सेल या बैटरी मान लिया, यहां पर हमने एक की लगा दिया। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आई ट्रेवल कर रहा है। बीच में हमने क्या किया? एक कोर लगा दी, और ये क्या है आपकी? ये सॉफ्ट आयरन कोर है। तो सॉफ्ट आयरन कोर लगाने से क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सॉफ्ट आयरन कोर को लगाने के बाद में ये सोलिनॉइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो चार फैक्टर्स थे जिन पर एक सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं, यानी कब ज्यादा होगी और कब उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो क्या किया इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने? सिंपली एक सॉफ्ट आयरन कोर। अब सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया? और कोई क्यों नहीं लिया? स्टील क्यों नहीं ले ली? निकल क्यों नहीं ले लिया? कोबाल्ट क्यों नहीं ले लिया? आयरन नॉर्मल क्यों नहीं ले लिया? तो उसका रीजन क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर की एक खासियत यह है कि जैसे ही आपने सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को बंद कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और अगर आपने किसी और को, जैसे कि स्टील को लिया, याद रखना स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी उसको मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? सोलिनॉइड में बीच में प्लेस करा देते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो वो स्टील भी क्या होती है? वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर की खासियत ये होती है कि वो परमानेंट मैग्नेट बनती नहीं है। और दूसरी चीज क्या होती है कि वो जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं वैसे ही वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से खो देता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है अब किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। और क्यों यूज करें सॉफ्ट आयरन कोर, ये भी यहां पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखिए जरा। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? तो भाई यहां पर हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इन तीनों चीजों को क्या रखना है? आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। क्या रखना है? आपकी फोर फिंगर, आपकी सेंट्रल फिंगर और आपका थंब किस हैंड का? लेफ्ट हैंड का। इस तरीके से कि तीनों के तीनों एक दूसरे साथ में कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब तीनों के तीनों क्या है आपके? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब याद क्या रखना है आपको यहां पर? अंगूठे को एफ मतलब फादर, फोर फिंगर मतलब मदर और सेंट्रल फिंगर मतलब चाइल्ड।
फादर मदर चाइल्ड। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा जरा देखो अब, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if we hold our forefinger, central finger and the thumb in such a way, and the thumb of our left hand in such a way, in such a way that they are mutually perpendicular to each other, so that the forefinger is in the direction of, जो आपकी फोर फिंगर है, क्या बताया था, फादर मदर चाइल्ड, तो ये क्या बता रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सो दैट द फोर फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, द सेंट्रल फिंगर is in the direction of electric current, then the thumb gives the direction of फोर्स। किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की या फिर मोशन ऑफ कॉइल की। ठीक है, कॉइल किस डायरेक्शन मूव करेगा या कॉइल पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी डायरेक्शन किससे मिलेगी आपको, थंब से। मतलब क्या कहने का कि फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर ये दोनों की दोनों आपकी उंगलियां एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, सेंट्रल फिंगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में थी, तो थंब की डायरेक्शन हमें इससे मिलती है और वो थंब की डायरेक्शन हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब यहां पर इस पर वर्क कौन करता है, तो याद रखना, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है आपकी वो वर्क करती है ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क कौन करता है, तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर करती है। ठीक है, चल भाई आगे देखिए, अब जरा आगे फटाफट से दो चार बातें और करेंगे। तो पहली बात आती है आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा होता है, जो हमारे घरों में दुकानों में लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इसमें पहली चीज क्या होती है कि सारे के सारे जो कनेक्शन होते हैं, ऑल द कनेक्शन ऑफ आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर इन पैरेलल। जो भी आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं उनके जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पहली चीज क्या होगी हमारी कि सारे के सारे कनेक्शन पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने के रीजन क्या है, देखो पहला रीजन, नीड जितनी है उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। ठीक है, पहला
मतलब आपको पंखा चलाना है, लाइट नहीं जलानी है, रात को सोना है, तो क्या करोगे भाई, लाइट क्यों जलाओगे? तो अगर सीरीज में होंगे तो सारी की सारी चीज चल जाएंगी एक साथ। लेकिन अगर आपने पैरेलल में लगाया हुआ है तो जिसका भी यूज है आप केवल उसको यूज कर सकते हैं, बेफालतू की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी। वो यूज भी नहीं बोलेंगे उसको, उसको वेस्ट बोलेंगे तो वेस्ट नहीं होगी। दूसरा क्या है कि जब सीरीज में लगाते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था कि सीरीज में लगाने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बट जाता है, और सारे के सारे अप्लायंसेस जो भी कनेक्टेड हैं सीरीज में, वो फुल एफिशिएंसी से वर्क कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम पैरेलल में लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबको सेपरेटली प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और वो सारे के सारे अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन कॉज हो गया। तो सारे के सारे कनेक्शंस क्या होते हैं आपके, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो भी आपकी हैं वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। दूसरी बात करें तो भैया याद रखना, देयर विल बी टू वायर्स which are comes from कहां से आते हैं, कम्स फ्रॉम पोल। ये पोल का मतलब वो सोच रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बिजली का खंभा है जहां से लाइट आती है हमारे घरों में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसमें घरों में जो आ रही है, वहां पर आपके दो वायर्स आते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है आपका लाइव वायर, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है आपका वो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन आप बोलोगे हमारे घर में तो भाई तीन तीन वायर होते हैं। तो भाई तीसरा जो वायर होता है, थर्ड नंबर का जो वायर होता है ना, वो आपका ग्रीन कलर का होता है, और उसको क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्या इसे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, आंसर है नहीं मिल रहा। इससे होता क्या है, जो आपके हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, या जो भी अप्लायंसेस हैं जो हैवी अप्लायंसेस हैं, तो उन पे होता क्या है कि बरसात के टाइम पर, यानी कि जब मॉइस्चर आ जाता है, तो वहां पर जैसे हम हाथ रखते हैं तो उस पर चार्ज स्प्रेड हो जाता है। सॉरी। तो वहां पर चार्ज स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमने जैसे उसको टच किया, तो टच करने पर हमें झटका लगता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस अप्लायंस की अर्थिंग करा देते हैं, या स्विच बोर्ड की अर्थिंग कर देते हैं, और जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो सारा का सारा कहां चला जाए, अर्थ में चला जाए। तो ये पोल से नहीं आता, ये किससे कनेक्ट होता है, ये अर्थ से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, किस कलर का है आपका, ये ग्रीन कलर का वायर होता है। अच्छा, मेन चीज क्या है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी होती है, ध्यान रखना। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो एसी आता है। कौन सा आता है, एसी। एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, कौन सा आता है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी आता है। ठीक है, एसी और डीसी में फर्क क्या है, तो डीसी हमें मिलता है किससे, बैटरी या सेल से, और एसी किससे मिलता है बेसिकली, हमें पावर हाउस से। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, देखो डीसी की अगर बात करें, डीसी आपका जो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो एसी होता है ये कैसे चलता है आपका, ये वेव फॉर्म में चलता है। ठीक है, और इसकी इसी फॉर्म की वजह से इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, लेकिन डीसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है। और इसमें एनर्जी लॉस तो सब में ही होगा खैर, लेकिन इसमें वो एनर्जी लॉस कैसा होता है, वो एनर्जी लॉस इसमें मिनिमम होता है, मिनिमम एनर्जी लॉस होता है। किसका केस है भाई, एसी का। ठीक है, तो इसलिए इसको हम दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, लेकिन डीसी को हम दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा सकते। ठीक, ये बात हो गई आपकी एसी करंट की और डीसी करंट की। साथ में हमने देख लिया अभी तीनों तरीके के वायर, यानी कि अर्थ वायर, लाइव वायर, और आपका न्यूट्रल वायर। फिर तीसरी बात, इसके बाद कौन सी बात आती है आपकी, इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में।
इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज है, इस फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम होता है कि जैसे ही हमारे घरों में अगर ओवर यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा ही आएगा। तो हमारे घरों के जो अप्लायंसेज हैं वो कहीं खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसे बचाता है। और ये वर्क किस पे करता है? तो ये वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, मतलब जैसे ही ये गर्म होगा ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट जो कॉपर वायर है हमारे घर में जो भी कनेक्टिंग वायर होते हैं उससे कम होता है। तो ये क्या होगा? ये जल जाएगा, टूट जाएगा और हमारे घर की सप्लाई को रोक देगा, जिससे हमारे घर के अप्लायंसेस खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल फ्यूज की। कनेक्ट किससे होता है? तो याद रखना, कनेक्ट होता है आपका ये लाइव वायर से। यह बोल सकते हैं कि लाइव वायर को जोड़ा जाता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल फ्यूज के थ्रू। और इस इलेक्ट्रिकल फ्यूज से होता हुआ कनेक्शन कहां आता है? हमारे घरों में डिफरेंट जो भी रूम्स हैं आपके, उन सभी रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें आपसे, ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल फ्यूज की। अगली बात अगर हमारी आएगी यहां पर, तो आएगी ओवरलोडिंग की। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि स्विच बोर्ड है आपके पास, स्विच बोर्ड है आपके पास, एक आपका है 5 एंपियर रेटिंग का, दूसरा है आपके पास 12 एंपियर रेटिंग का। तो आपने क्या किया? मान लेते हैं 5 एंपियर की रेटिंग है, 5 एंपियर की रेटिंग वाला जो आपका सर्किट होगा या आपका स्विच बोर्ड होगा, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा तो नहीं होगी ना। उसमें क्या होगा? आप छोटे मोटे अप्लायंस चला सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि इस वाले में आपने हैवी अप्लायंस को लगा दिया, मान लेते इलेक्ट्रिक आयरन का प्लग लगा दिया या आपने एसी का लगा दिया, तो क्या होगा? कैपेसिटी कितनी है इसकी? मैक्सिमम आपको ये 5 एंपियर करंट दे सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आप तो इससे मांग रहे हैं भाई 10 एंपियर दे दे, 12 एंपियर दे दे, कहां से दे देगा भाई? तो बस उसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन में बोल देते हैं यहां पर, उसी कंडीशन में बोलते हैं ओवरलोडिंग। आपने क्या किया? उसकी लिमिट से ज्यादा आप उससे करंट लेने लग गए। तो जब उसकी लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो फूक जाएगा, वो पूरा खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो वही कंडीशन हो जाती है, उसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग में होगा क्या? जो वायर है, जिस वायर से करंट आ रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा? वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद, मेल्ट होने के बाद में क्या होगा? मेल्ट होने के बाद में जो आपका लाइव वायर है, लाइव वायर कनेक्ट हो जाएगा किससे? न्यूट्रल वायर से। किससे हो जाएगा? न्यूट्रल वायर से। और जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाती है। ठीक है, रीजन क्या है उसका? ओवरलोडिंग। कैपेसिटी कम है, ज्यादा करंट ले लिया, क्या होगा? तार गर्म होगा, वायर गर्म होगा, तो क्या होगा? उसकी जो इंसुलेशन है वो मेल्ट होगी, और वो जब मेल्ट हो जाएगी फिर क्या होगा? लाइव वायर कनेक्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा न्यूट्रल वायर से। और जब ऐसा होगा फिर क्या होगा? शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या होगा? आग लग जाती है। तो इसलिए बोलते हैं ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। जितना कनेक्शन है, जो भी आपने मीटर लिया हुआ है, चाहे वो 2 किलोवाट का हो, चाहे वो 3 किलोवाट कनेक्शन का हो, जो भी कनेक्शन है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, विद इन द लिमिट ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बचने के तरीके क्या है? बचने का तरीका यही है, प्रॉपर सर्किट का यूज करो। अगर जो भी आपको अप्लायंस चलाना है, हैवी अप्लायंस है, तो आप उसको हैवी स्विच बोर्ड से ही कनेक्ट करो, छोटे वाले स्विच बोर्ड से कनेक्ट ना करो। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ओवरलोडिंग के बारे में। साथ में मैंने आपको बता दिया शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में, कि शॉर्ट सर्किटिंग किस तरीके से होती है और क्या होती है। अब यहां पर यह बात आती है कि आज के टाइम पर हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फ्यूज को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस किससे किया है हमने? एमसीबी से रिप्लेस कर दिया। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इससे क्या कर दिया हमने? इससे हमने इसको रिप्लेस करा दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता था? रात में कभी लाइट, मतलब रात में कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा चले गए, करंट बहुत ज्यादा आ गया, फ्यूज जल गया। अब रात को फ्यूज कहां से लेके आए? घर पे तो है नहीं।
तो पूरी रात क्या हो गया भाई, ऐसी काटनी पड़ जाती थी। तो अब इससे फायदा क्या एमसीबी से, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आया या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, एमसीबी डाउन हो जाती है, सीधे जाते हैं, उसको उठा दिया, करंट की सप्लाई फिर से चालू हो गई। तो ये बहुत ज्यादा यूज में आ गया और इसी का हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज के जमाने तो अब चले ही गए। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। 5 एम्पियर की रेटिंग का क्यों कर रहे हैं, 12 का क्यों नहीं कर रहे, या 12 क्यों कर रहे हैं, 5 का क्यों नहीं कर रहे। मेल्ट होगा, मेल्ट होकर क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, वहीं पर दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कोई सजेशन भी हो, कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।